once again moving towards the last chapter of microeconomics, that is chapter number 13, market equilibrium. इस chapter में मेजर टॉपिक्स जो अपन कवर करने वाले वो हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, फिर क्या चेन इफेक्ट्स होंगे बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई एंड देन साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. थोड़ी एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं वो भी देखेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड दैट इज प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लोर. वेरी इजी चैप्टर. डायग्राम समझ में आ जाए तो फिर बाकी सारे चेन इफेक्ट्स तुम खुद ही निकाल सकते हो. सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है. अ सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर अ कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू इट्स सप्लाई, वो कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम. इन दिस पर्टिकुलर स्केड्यूल सी द बेसिक लॉज आर गोइंग टू रिमेन इंटैक्ट. मतलब प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगी और प्राइस कम होने पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और सिमिलरली प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होने पे सप्लाई कम हो जाएगा. तो ये लॉज एज इट इज़ ही वर्क करने वाले हैं. इन दिस पर्टिकुलर स्केड्यूल यू कैन सी कि डिमांड और सप्लाई बराबर हो रहे हैं एट प्राइस ऑफ 3 रुपीज़. ठीक है, मतलब जहाँ पे क्वांटिटी है 30 यूनिट्स. इससे पहले क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, और इसके बाद इफ़ यू सी तो प्राइस क्योंकि ज़्यादा है तो डिमांड कम है इन कंपैरिजन टू सप्लाई. दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई एंड दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. ये सिचुएशन है ऑफ इक्विलिब्रियम. जिस पॉइंट पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट, दिस इज रेफर्ड टू एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या मार्केट इक्विलिब्रियम. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो कहलाती है इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होती है ऑन एक्स एक्सेस वो कहलाती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. प्राइस वाई एक्सेस पर ही रहेगी और क्वांटिटी एक्स एक्सेस पर रहेगी. डायग्रामेटिकली अगर देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और डिमांड से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये बताएगा एक्सेस सप्लाई, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है इन द मार्केट. सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड. जैसे ही सप्लाई एक्सीड कर देगा डिमांड को तो ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस वापस गिरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई है इन द मार्केट. प्राइसेस अगर गिरना स्टार्ट हो गई हैं तो ऐसे केस में सप्लायर्स अपना सप्लाई फिर से कम कर देंगे और कस्टमर्स या कंज्यूमर्स अपनी डिमांड फिर से बढ़ा देंगे एंड अगेन वील रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. और अगर अपोजिट सिचुएशन है, मतलब देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड है तो ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगी. प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो सप्लायर्स अपना सप्लाई बढ़ाएंगे और कंज्यूमर्स अपनी डिमांड कम कर देंगे एंड वील अगेन रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. दिस इज द वे इक्विलिब्रियम इज अगेन अचीव्ड. नाउ अपन कुछ डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस देखते हैं कि अगर देयर इज अ चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई या दोनों में साथ में चेंज हो जाता है तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. सबसे पहले आते हैं चेंज इन डिमांड पे. इफ़ यू रिमेंबर डिमांड वाला चैप्टर, उसमें अपन ने समझा था चेंज इन डिमांड मतलब इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से होता है एक्सेप्ट प्राइस, और ऐसे केस में मूवमेंट नहीं होता है डिमांड कर्व पे, ऐसे केस में होता है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. तो शिफ्टिंग राइटवर्ड हो सकता है या लेफ्टवर्ड हो सकता है. अपने केस में सबसे पहला सिचुएशन अपन ले रहे हैं, अगर डिमांड में चेंज हुआ है विद नो चेंज इन सप्लाई, तो इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड तो डिमांड कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है एंड ये मेरा डिमांड कर्व है. डिमांड कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, इट हैज़ शिफ्ट राइटवर्ड्स. तो ऐसे केस में मुझे नया इक्विलिब्रियम मिल चुका है. ये नया इक्विलिब्रियम जो है इस पे पहले के कंपैरिजन में प्राइस बढ़ गई है और यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में क्वांटिटी भी बढ़ चुकी है. तो इफ़ आई राइट द इफेक्ट, इसमें आएगा कि अगर डिमांड बढ़ जाती है विथ कांस्टेंट सप्लाई तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी. लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट होता है. दिस इज़ माई ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व और ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अगर मेरी डिमांड कम हो जाती है, देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, तो पीछे की तरफ डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ऐसे सिचुएशन में इक्विलिब्रियम प्राइस पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी एज यू कैन सी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी. Coming on to the next situation, that is change in supply. दो situations इसमें भी हो सकती हैं. There can be increase in supply और decrease in supply. सबसे पहले
ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये दोनों हैं. दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इससे अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो आई गेट द प्राइस P1 एंड आई गेट द क्वांटिटी Q1. ठीक है. व्हेन आई इंक्रीज द सप्लाई, सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये मेरा नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया है. इस नए इक्विलिब्रियम के पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करूंगी तो प्राइस पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है और क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी है. तो इसका इफेक्ट ऐसा होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी. और वहीं अगर डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. दिस वाज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. दोनों से जब मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करके देखूंगी तो प्राइस पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी है और क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में कम हो चुकी है. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई. अब अगर दोनों में साथ में इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है तो क्या सिचुएशंस होंगी? आई हैव कवर्ड द फर्स्ट सिचुएशन, दैट इज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एज वेल एज सप्लाई. डिक्रीज का सिचुएशन यू कैन प्लॉट योरसेल्फ बाय मेकिंग इट ऑन अ डायग्राम और ग्राफ. ठीक है. सबसे पहली सिचुएशन पे आते हैं. अगर दोनों में साथ में इंक्रीज है तो ऐसे में पहली सिचुएशन हो सकती है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. दोनों में बराबर का इंक्रीज आ रहा है. अगर मैं डायग्राम में देखूं तो यहाँ पे पहला जो डायग्राम है उसमें E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व जो अपवर्ड स्लोपिंग है और मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब मुझे इंक्रीज बताना है, दोनों में बराबरी का इंक्रीज हुआ है. तो ऐसे सिचुएशन में दोनों में बराबर का इंक्रीज अगर मैं करती हूँ, दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे. तो दिस इज द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नया वाला डिमांड कर्व एंड नया वाला सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो यू विल फाइंड हियर कि इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है. देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस. लेकिन इफ़ यू सी हियर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी है. ठीक है. तो अगर दोनों में बराबर का इंक्रीज होता है तो देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाती है. कमिंग ऑन टू द सेकेंड ग्राफ. दूसरे ग्राफ में डिमांड में थोड़ा सा इंक्रीज है, मतलब इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई में बड़ा इंक्रीज आ रहा है, डिमांड में थोड़ा सा इंक्रीज आ रहा है. तो सप्लाई में अपन ने बड़ा शिफ्ट लिया है और डिमांड में थोड़ा सा शिफ्ट लिया है. दिस वाज माय ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और ये मेरा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया है. जब मैं दोनों से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करती हूँ तो आई फाइंड हियर कि पहले के कंपैरिजन में मेरी प्राइस जो है वो कम हो गई है और पहले के कंपैरिजन में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ चुकी है. सो दिस इज द इफेक्ट if increase in demand is less than increase in supply. And finally the last impact, that is increase in demand is greater than increase in supply. अगर डिमांड में मैं बड़ा शिफ्ट ले लेती हूँ और सप्लाई में थोड़ा सा ही शिफ्ट आता है तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आई गेट हियर द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था. जब दोनों से मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करें तो नए वाले इक्विलिब्रियम से जो प्राइस निकल के आ रही है वो पहले से ज़्यादा है. मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी साथ में बढ़ चुकी है. So these are the impacts of simultaneous increase in demand and supply. Decrease के graphs you can plot like this and find the impact. Coming on to the exceptional situations. अगर अपन exceptional extreme situations की बात करें, सबसे पहली situation पे आते हैं if there is perfectly elastic demand. अगर demand perfectly elastic है तो मेरा curve बनेगा horizontal in shape as you can see here. Supply curve जैसा बनता है वैसा ही बन रहा है, that is upward sloping. अगर ऐसे केस में सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, अगर इंक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है. ऐसे केस में यू कैन सी कि क्वांटिटी तो बढ़ रही है बट देयर इज़ नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस. मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी है. मैं बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन भी प्लॉट कर सकती हूँ कि अगर इसमें मैं लूँ डिक्रीज इन सप्लाई तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज़ माई न्यू सप्लाई कर्व नाउ. ऐसे केस में ये हो जाएगा मेरा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E2
ओके इस पॉइंट से व्हेन आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर अगेन यू विल सी हियर कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाली सिचुएशन में क्वांटिटीज में चेंज आता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है तो डिमांड कर्व बनता है वर्टिकल इन शेप, ठीक है, यानी कि डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा भले ही प्राइस कितना भी चेंज हो जाए। सप्लाई कर्व एज यूजुअल मैंने अपवर्ड स्लोपिंग बनाया है। दिस इज माय सप्लाई कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर इसमें मैं दो सिचुएशंस मान लेती हूँ कि सप्लाई बढ़ गया, अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो ऐसे केस में सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो इन राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन प्राइस पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गई है। और अगर डिक्रीज इन सप्लाई माने सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, अगर सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू कैन सी प्राइस पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। So these are the impacts of perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand. अगली दो situations सप्लाई के रिस्पेक्ट में है। अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता है और डिमांड बढ़ जाती है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैं ले लूँ डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई चेंज नहीं आएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इफ आई अज्यूम परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई तो मेरा सप्लाई कर्व वर्टिकल बनेगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया है मैंने, पहला जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और इससे E इज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैं इंक्रीज इन डिमांड लेती हूँ तो डिमांड कर्व राइट की तरफ या बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। और अगर मैं पीछे की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ डिमांड को तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में फिर से कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। These are the impacts of the exceptional situations. Now coming on to the next topic, that is price ceiling. कोई भी situation exam में दी जाए, you can plot the graph and you can find the impact. Okay, this is a very easy chapter. पहले equilibrium plot कर लो और उसके बाद जो भी situation exam में दी जाती है, accordingly you can make the changes and plot it. Starting with price ceiling. Ceiling मतलब topmost, maximum thing, ठीक है। Roof. प्राइस सीलिंग का मतलब होता है द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट सेलर्स कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी प्राइस चार्ज की जा सकती है बाय द सेलर्स फ्रॉम द बायर्स, ठीक है। प्राइस सीलिंग जो होती है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सीलिंग प्राइस इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। एट टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन कम होता है इन द इकोनॉमी, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होती है, जैसा कि डायग्राम में यू कैन सी जो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो रही है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इट इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ सेवरल पीपल। अगर कोई नेसेसिटी वाली चीज़ है, जैसे कि जनरली इट हैपन्स इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, वीट, राइस, इन सब चीज़ों का अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इनका प्राइस शूट अप हो जाएगा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर प्राइस डिसाइड होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी सेट एट अ वेरी हाई लेवल, ठीक है, और बहुत सारे लोग अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और एक प्राइस डिसाइड कर देती है। ये जो प्राइस होती है दैट इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज द मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज बाय अ सेलर फ्रॉम द बायर्स। अगर गवर्नमेंट ने कम प्राइस डिसाइड कर दी है किसी भी कमोडिटी के तो ऐसे सिचुएशन में जो सप्लायर्स हैं वो अपना सप्लाई और कम कर देंगे, और डिमांड कर्व पे यू कैन सी कि डिमांड और बढ़ गई है क्योंकि प्राइसेस कम हो गई। नाउ कस्टमर्स आर इन अ पोजीशन टू डिमांड द प्रोडक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में अगेन दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। इस सिचुएशन को डील करने के लिए गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द गुड्स थ्रू राशन शॉप्स। राशन शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन में ये फ़ायदा होता है कि देयर इज़ अ लिमिट या कोटा फिक्स हो जाता है पर पर्सन। तो दैट इज़ वाई अपन बैलेंस कर पाते हैं ऑफ द सिचुएशन ऑफ लेस सप्लाई एंड मोर डिमांड, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये होती है दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन रिजल्ट्स इनटू ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑल्सो जितना किसी पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है उससे कम गुड्स अवेलेबल हो पाते हैं टू दैट पर्टिकुलर पर्सन,
Okay, so this is how the price ceiling works. Coming on to the last topic of the chapter, that is price floor. प्राइस फ्लोर मतलब होता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ऑफ अ थिंग. प्राइस फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट. जनरली अगर किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगेन जनरली इट हैपन्स इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, व्हीट राइस का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो गया है तो ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होती है वो बहुत ही लो लेवल पे सेट हो जाती है. ठीक है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के हिसाब से डिमांड क्योंकि कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ही कम लेवल पे सेट हो गई है. तो ऐसे सिचुएशन में फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. बहुत सारे बार जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और फ्लोर प्राइस डिसाइड कर देती है. फ्लोर प्राइस जो होती है वो डिसाइड होती है अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस. ये कम से कम प्राइस है जो एक बायर को सेलर को देनी ही होगी. ठीक है, फ्लोर प्राइस सेट होती है अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस. तो जैसे ही प्राइस बढ़ा दी जाती है एक और प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, वो ये है कि डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगा. क्योंकि प्राइसेस जैसे ही बढ़ गई हैं वैसे ही सप्लायर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दिखने लग गया है, दे विल इंक्रीज देयर सप्लाई. लेकिन कंज्यूमर्स की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुकी है. दिस रिजल्ट्स अगेन इनटू एक्सेस सप्लाई. लेकिन ये सरप्लस को डील करने के लिए गवर्नमेंट वेयर हाउस में स्टोरेज करती है. मतलब गवर्नमेंट ये सारा जितना भी एक्स्ट्रा सरप्लस बचता है ये खरीद लेती है एंड इट मेंटेन्स इट इन द फॉर्म ऑफ बफर स्टॉक इन इट्स वेयर हाउसेस. ठीक है, द ओनली ड्रॉबैक विद दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन इज कि इट रिजल्ट्स इनटू एडिशनल कॉस्ट टू द गवर्नमेंट. So that is it with this chapter and that is it with the syllabus of microeconomics. I'll start with the lectures of macroeconomics in the next video itself. For any kind of queries or doubts, you can post in the comment section or you can contact me on my Gmail ID. Thank you for watching the video.